हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह अमन मोटिवेशन फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत साइंस के पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है पढ़ने का, इसे खोना नहीं। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से। पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ की परस्पर अभिक्रिया से नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ के परस्पर अभिक्रिया से नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे चीनी और पानी को मिलाने पर शरबत बनता है। तो चीनी और पानी दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों को मिलाने पर एक पदार्थ बनता है, वो है शरबत। इसी प्रकार जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए नमक और पानी को मिलाने पर घोल बनता है, नमक का घोल बनता है। यहाँ पास नमक और पानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके बारे में बस आगे पढ़ना है। तो नमक और पानी अभिकारक है, नमक का घोल उत्पाद है। सेम चीज़ यहाँ पास लिखा है। जैसे चीनी और पानी अभिकारक है और शरबत उत्पाद है। तो अभिकारक की परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। जैसे देखिए चीनी और पानी क्या है? अभिकारक है। अब उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुई, चीनी और पानी की जब अभिक्रिया हुई तो शरबत बनी, तो शरबत यहाँ पास उत्पाद है। ऐसे यहाँ पास नमक का घोल उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है? उसमें अवस्था परिवर्तन हो जाता है, रंग परिवर्तन होगा, ताप परिवर्तन होगा और अवक्षेप का निर्माण होगा। अब इसको समझते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कैसे इसको समझेंगे। जैसे लकड़ी को जलाते हैं या कंडा, जिसे हम गोबर की कंडी भी बोलते हैं, अगर इसको हम जलाते हैं तो इसमें अवस्था बदल जाती है। जैसे अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तब इसकी अवस्था कुछ बदल जाती। उसके बाद रंग परिवर्तन, जैसे इसको हम जलाते हैं तो ये कुछ काला रंग का हो जाता है, ये कुछ काला रंग का, तो इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। गैस निकलना, जैसे जब इसको हम जलाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ताप परिवर्तन, जिस समय ये जलता रहता है तो इसका ताप हाई हो जाता है, कुछ उच्च हो जाता है। अवक्षेप बनना, जब कंडा जल जाता है तब इसका अवक्षेप बन जाता है, जिसे हम राख कहते हैं। अब अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। तो ये अभिकारक हुए। अभिकारक का प्रतीक मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2। और उत्पाद यहाँ पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का Mg लिखेंगे, ऑक्साइड का O लिखेंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कि बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड, पहले बेरियम का प्रतीक मालूम होना चाहिए। तो बेरियम का प्रतीक होता है Ba। क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl। अब इसकी संयोजकता, बेरियम की संयोजकता +2 होने के कारण यहाँ पास ये 2 आ जाता है, बेरियम क्लोराइड। और यहाँ पास सोडियम सल्फेट, यहाँ पास +2 होती है इसकी संयोजकता, इसकी -1 होती है। इस वजह से ये तिरछा गुणा हो जाता है। अब यहाँ पास सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है। इसकी संयोजकता -2 होती है तो ये 2 आ जाएगा। ये हो गया
अभिकारक, अभिकारक को उसके प्रतीक के रूप में लिख दें। अब इसी को लिखेंगे इसका उत्पाद। इसका उत्पाद क्या बनेगा? बेरियम, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम के लिए Ba होता है, सल्फेट के लिए SO4। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। और बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए होता है Na और क्लोराइड के लिए Cl। तो ये हो गए अभिकारक, ये हो गए उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन गैस के लिए Cl2 लिखते हैं। अब ये अभिकारक हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वह अभिकारक हो गया। तो हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl2। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनेगा HCl। अब यहाँ पास इसको संतुलित कर देते हैं, 2 से इधर गुणा कर देंगे, ये बराबर हो गए। अब संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से समझिए, अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, जब आयरन को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ पास Fe3 आया था, Fe3 को बराबर करने के लिए 3 से इधर गुणा करना है। उसके बाद यहाँ पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पास कितने हैं? 8 है, तो इधर भी 8 हैं। इसको आइए और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पास मान लिए X कोई तत्व है और एक Y कोई तत्व है। तो X और Y 2 तत्व हैं और इधर जो उत्पाद मान लीजिए बना वो आपका 4XY बना। तो 4XY बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ, तब अब ये बराबर हो गए। तो इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो यहाँ पास 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा, ये आपका संतुलित हो गया। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे A इधर 1 है, B 1 है और C भी इधर 1 है। A इधर 3 है, A 3 है, तो यहाँ 3 से हम गुणा कर दिए, तब A 3 हो गए। अब B देखिए, B 1 ये है, 2 ये है, B भी 3 है, 3 से इधर भी गुणा कर दिए, तब B भी बराबर हो गए। C देखिए 2 है, तो 2 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पास चौथा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पास जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2SO4। तो यहाँ पास सोडियम देखिए 1 है और इधर पास 2 है, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। इसे बराबर करने के लिए अब देखिए, यहाँ पास सोडियम 2 है, सोडियम 2 इधर भी हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पास 2 और 4 ये 6 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पास अभी 4 ही है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो गया हमारा। अब आइए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है? अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या असमान होना असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब तीर के दोनों ओर तत्व या परमाणु की संख्या बराबर ना होना ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन यहाँ पास देखिए मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो दोनों तरफ ये बराबर नहीं है, इसलिए इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे एक नाम से और भी जानते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ये होती क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थ के संयोग से केवल एक नया पदार्थ का बनना संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पास संयोजन अभिक्रिया ये होता क्या है? जैसे कई चीज़ों के मिलाने से केवल एक चीज़ बनता है, तो उसी को संयोजन या योगात्मक। देखिए, योग से पता चल रहा है कि योग से मतलब जोड़कर
कई चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ जब बनाई जाती है तो उसे संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, अगर ये सब मिलाया जाता है, मिला के बनाया जाता है, तब आपका एक घर तैयार होता है। वैसे ही देखिए, जब सोडियम एक तत्व है और क्लोरीन भी एक गैस है। अब ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। और इसी तरह जब कैल्शियम को सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। अब अगली हेडिंग जो है उसे देख लेते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन या अपघटन अपक्रिया ये होती क्या है? एक बड़ा यौगिक का दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटना ही वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। एक कोई बड़ा यौगिक हो, उसका दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटना वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तब यह फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड बनाता है। अब देखिए, इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। इसमें जैसे पत्थर, कोई बड़ा सा पत्थर हो, पत्थर को जब किसी चीज़ से तोड़ा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना उसका वियोजन कहलाता है। अब वैसे जैसे यहाँ इसके पत्थर की जगह अगर कोई तत्व यौगिक की बात कर लिया जाए, पत्थर की जगह किसी यौगिक की बात कर लिया जाए तो यौगिकों का छोटे छोटे यौगिकों में टूटना ही वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे फल को 3 या 4 भाग में काट दिया जाए या बांट दिया जाए तब उसका वह वियोजन कहलाता है। इसी प्रकार अब देखिए, जब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब अगली हेडिंग देखते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। ये क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति के कारण हुआ अपघटन प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण हुआ अपघटन प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तब ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल इसमें हम नहीं लिखे, एक ही समझ लेते हैं कि प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति के कारण हुआ अपघटन प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं, गीली लकड़ी को जब सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है तब वह सूखी लकड़ी बचती है और उसमें से जो वाष्प होता है वह जलवाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये प्रकाश अपघटन हुआ। अब अगली हेडिंग, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? कोई समूह या परमाणु का दूसरे समूह या परमाणु द्वारा विस्थापन होना विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। कोई समूह हो या कोई परमाणु का दूसरे समूह या परमाणु द्वारा विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पास मान लीजिए आपकी ये कोई समूह है, ये दो तत्वों से मिलकर एक समूह बना और ये एक तत्व है। अब ये क्या करेगा? मान लीजिए, ये मान लेते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा? ये प्लस है, ये प्लस वाला इसके साथ अपक्रिया कर लेगा और ए को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ए को विस्थापित कर दिया। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये क्या करेगा? ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये +2 होता है। तब ये क्या करेगा? ये प्लस वाला इसके साथ अपक्रिया कर लेगा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। अब अगली हेडिंग जो है, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? ये विस्थापन अपक्रिया के जैसे ही होती है। इसमें केवल एक तत्व या यौगिक को विस्थापित करता है, लेकिन इसमें ये क्या करते हैं? आयनों या घटकों की अदला बदली कर लेते हैं। जैसे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर पर प्लस होता है, नाइट्रेट पर माइनस होता है, और सोडियम पर प्लस, क्लोरीन पर
माइनस, तो ये क्या कर लेगा, ये प्लस वाला इसके साथ और ये प्लस वाला इसके साथ, तो ये बना लिया। इसको और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए ये मान लिए कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। ये केमिस्ट्री में होता नहीं, इसको बस ऐसे माना गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके पेपर से पहले आपका लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। रोज़ ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आइए आगे फिर इसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पास प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस वाला इसके साथ, ये आयन वाला इस आयन के साथ और ये आयन इस आयन के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो ए वाई बना लिया और यहाँ पास ये बना लिया बी एक्स, ये बना लिया बी एक्स। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पोटेशियम पर +1 होता है, ब्रोमीन पर -1 होता है, और यहाँ पास बेरियम पर +2 होता है और ये आयोडीन पर -1 होता है। तब ये जब पोटेशियम ब्रोमाइड को बेरियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब ये वाला पोटेशियम इस आयोडीन के साथ अपक्रिया कर लेगा, तो पोटेशियम आयोडाइड बना लिया, और ये बेरियम इस ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया कर लेगा, तो ये बना लिया बेरियम ब्रोमाइड। अगली हेडिंग देखते हैं अब क्या है, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पास कापर को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पास कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसके साथ, तब ये कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तब इसे अच्छे से और समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पास उपचयन, या इसी को अब ऑक्सीकरण के नाम से भी जाना जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसे जैसे ये कार्बन को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके साथ योग कर लिया, मतलब इसमें वृद्धि हुई ऑक्सीजन की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इसी तरह जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये भी इसके साथ योग कर लेता है, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब अगली हेडिंग देखते हैं, अपचयन अपक्रिया। यह क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब कॉपर आपका विस्थापित हो जाता है, और यहाँ पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई, तब ये आपका अपचयन है और इधर जल बन गए। इसको एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि देखिए जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएं, गर्म कराए हैं, तब ये कॉपर, तो इसमें कमी हुई, तो कॉपर में कमी हुई, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई, तब ये हुआ आपका अपचयित हुआ। और जब यहाँ पास ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसे उपचयित कहते हैं, उपचयित हुआ। अब लास्ट इसके बाद हेडिंग जो बची है, रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें क्या होता है, अगर आपको ये उपचयन और अपचयन समझ में आ गया तो आपको रेडॉक्स अपक्रिया अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसे समझने के लिए फिर से एक बार समझ लीजिए, उपचयन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। वही चीज़ कहने का मतलब है कि यदि एक में ऑक्सीजन में वृद्धि हो तथा दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसी को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पास कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब तापन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, तब देखिए कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, तब ये अपचयन हो गया, और यहाँ पास हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ, तब इसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। अब अगली हेडिंग देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एकदम हम शॉर्ट डिफिनेशन बना के लाएं ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और इसे आप बड़ी लिखना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है,
उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। इसको आइए एक आध एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब ये क्या बनाता है, सल्फाइड बनाता है और ये आपका बना लेता है, यहाँ पास देखिए ये बना लेगा 25 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अब देखिए इसके बाद कौन सी हेडिंग है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब इसमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है, तब जाकर हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। उसी प्रकार जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा अवशोषित करता है तब फास्फोरस टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन गैस बनती है। इसको आइए एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पास अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया को जब अगर हम ऊष्मा देते हैं या ऊष्मा ये अवशोषित करता है तब ये नाइट्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये माइनस का मतलब ये है कि ये इधर ही लगेगा, क्योंकि अगर ये इसे इधर ले जाएंगे तब इसका चिन्ह बदल जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें माइनस या प्लस में दोनों में लिख के आ सकता है। अगर माइनस में आएगा तब तीर के दाहिने ओर आएगा और प्लस में आएगा तो तीर के देखिए बाएं ओर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को 45 किलो कैलोरी के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। इसको देखिए और अच्छे से समझते हैं, इधर ये नोट लिख लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तीर के दाएं या दायां पक्ष में ऊष्मा या किलो कैलोरी लिखी होती है, ठीक। उसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है, इसमें तीर के बाएं ओर ऊष्मा या किलो कैलोरी लिखा जाता है, लेकिन इस अभिक्रिया में दाएं ओर भी माइनस में ऊष्मा या कैलोरी लिख सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो देखते हैं अगली हेडिंग, संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होने लगती है। यह घटना संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। अब विकृत गंधिता क्या होता है, जब वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाती हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ये लेसन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए इस नंबर पर 6387589005 पर व्हाट्सअप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।